नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पारिक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। मैंने कल आप सभी से वादा किया था मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा। देखिए, आपको स्क्रीन पे कुछ नज़र आ रहा होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे लिए कौन सा, हरियोदकृत प्रिय प्रवास में निहित काव्यगत विशेषताओं को आपको सोदाहरण स्पष्ट करना है। सोदाहरण का मतलब आता है तो कहीं पर भी आपको उसका उदाहरण सहित उसको समझाना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पर आपको वो प्रसंग नज़र आया, उन सभी बातों को आप यहाँ पर स्पष्ट कर सके, ऐसा कुछ। ठीक है। उसके बाद में दूसरा है, वह प्रश्न है यहाँ पर, साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला भारतीय नारी के जो चरित्र उसको प्रतिनिधित्व करती है, उसके साहस, सेवा, उसके त्याग, उसके बलिदान को आपको समझाना है। तो उसको देखते हुए अगर हम देखें तो इसमें आपको ये पॉइंट दिए जा रहे हैं। एक तरह से ये बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं, इनको आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, इनको आपको विस्तार देना चाहिए। देखिए, साकेत जो है वो अयोध्या की नगरी को कहा जाता है, और उर्मिला कौन थी, लक्ष्मण की पत्नी थी। और उसके अंदर भारतीय नारी के अंदर आपने जितने भी गुण देखे हैं कि वो किस तरह अपने परिवार की सेवा करती है, अपने पति की आज्ञा मानती है या दूसरे चीज़ों को अपने जीवन में उतारती है, उन सभी को सेवा, साहस, वाक्पटुता, कला प्रियता, तपस्विनी रूप या पर दुख कातरता के साथ जोड़कर आपको समझाना है, और उसको समझाते हुए आप इस प्रश्न को पूरा करेंगे। फिर तीसरा है, आप देखें तो तीसरा प्रश्न हमारे सामने निकल कर आता है कौन सा, यह आता है, यशोधरा खंड काव्य में चित्रित यशोधरा की चारित्रिक विशेषताओं को उदाहरण सहित समझाना है कि यशोधरा कौन थी, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं थी। सामान्य रूप से ये जो तीनों प्रश्न है, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों में 3 नायिकाएं हैं। पहले के अंदर कौन है, राधा का रूप रहता है, दूसरे में उर्मिला का और तीसरे में यशोधरा का। इन तीनों की विशेषताएं कुछ कुछ एक दूसरे के जैसी हैं, लेकिन पहले में जहाँ पर राधा जो है वह नारी स्वरूप कोमलता से भरी हुई है, परहित की साधिका है, और विरह से विदग्ध है, वो उसमें भावुकता की भावना है, और वह मर्यादा की पालन करने वाली है और एक आदर्श प्रेमिका का रूप धारण करती हैं। वहीं पर साकेत के अंदर जो नायिका है वो आत्मीयता से भरी हुई है, गुणग्राह्यता है उसके अंदर है, वो अपने संदेश को अच्छी तरह से दूसरों के तक पहुंचा सकती है, शिष्टाचार की उसमें भावना है, विरह वेदना दोनों के अंदर है, और यही विरह वेदना आपको यशोधरा के अंदर मिलेगी। इसलिए तीनों के ऊपर प्रश्न अलग अलग तरीके बन सकते हैं। एक चरित्रगत आ सकता है, 2 प्रश्न अलग तरह से आ सकते हैं, लेकिन अगर तीनों के तीनों प्रश्न चरित्र पर आते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, और उनमें आपको ज़्यादा एक तरह से दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से उनको कर पाएंगे और अच्छे नंबर भी ले पाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जयशंकर प्रसाद के ऊपर, और जयशंकर प्रसाद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है। और ये प्रश्न ये जो दूसरे नंबर का है इसको अच्छे से तैयार कर लेना, साकेत का वाला। जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं आपको बतानी है। तो जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं, प्रसाद जी इतने महत्वपूर्ण कवि थे कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, और उन सभी के अंदर उन्होंने एक अपना नया मुकाम हासिल किया था। वैसी ही चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि उनके काव्य के अंदर कैसी विशेषता थी। वो छायावाद के कवि थे, महत्वपूर्ण, और उनके अंदर प्रेमानुभूति की भावना थी, सौंदर्य की भावना थी, है ना, वेदना भी थी उनके अंदर, रहस्यात्मकता उनके अंदर थी, और मानवीय चेतना को उन्होंने ध्यान दिया था, नारी के प्रति एक अच्छी भावना उनके अंदर थी, और एक तरह से पुरातन जो गौरव था उसके ऊपर उन्होंने अपने समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु जैसे नाटक वगैरह भी लिखे थे, और वही भावना इनके काव्य में भी झलकती है। देश प्रेम की अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में मिलती है, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करते हुए लिखना है। ठीक है। रहस्यात्मकता, नारी भावना, इन सभी पॉइंटों को आपको अच्छे से समझाना है। इसके साथ साथ एक प्रश्न और बन जाता है, जैसे देखिए 5 का प्रश्न मैंने बता रखा है आपको, यह है कामायनी एक श्रेष्ठ महाकाव्य है और आंसू एक उत्कृष्ट विरह काव्य है। या तो दोनों में तुलना पूछी जा सकती है कि इन दोनों में से आपको ज़्यादा श्रेष्ठ कौन सा लगता है, या फिर सीधा पूछा जा सकता है कि कामायनी श्रेष्ठ महाकाव्य कैसा है। तो आपको महाकाव्य के गुण बताते हुए उसकी विशेषता बतानी है कि महाकाव्य के अंदर पात्र कैसे हैं, उन पात्रों की विशेषता क्या है, उसके घटनाएं कैसी है, उनकी विशेषता क्या है, उनमें कल्पित घटनाएं कौन कौन सी है, इतिहास के और कल्पना के आधार पर वो कहाँ तक सत्य है। ठीक है। इतिहास और काव्य के आधार पर वो कहाँ तक सच है, इन सभी बातों को यहाँ पर आपको समझाना है। और आंसू जो उनकी रचना है ये एकदम पूरी तरह से विरह का काव्य है। इसमें विरह विदग्ध हृदय की सारी भावनाओं को एक तरह से चित्रित किया गया है, और व्यक्ति को अंदर से झंझोर देने वाली भावना जिसमें आती है। इसकी जो रचना है उसके 2 शब्द भी हैं, जैसे झंझा झकोर गर्जन था बिजली भी नीर दमाला, मेरे इस शून्य हृदय में किसने आ घेरा डाला। तो एक तरह से अपनी विरह वेदना को वो दूसरों के सामने प्रकट करना चाहते हैं, एक तरह से छुपाए हुए भी हैं लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं।
तो इसमें दो तरह की भावनाएं नजर आती है, एक तो लौकिक और एक अलौकिक भावना, ठीक है ना। तो मानवीय करुणा की दिव्य भावना भी इसमें नजर आती है और अपनी अनुभूति को इन्होंने सशक्तता के साथ इसमें रखा है। और विरह का जो काव्य होता है ना, उसमें व्यक्ति जो हृदय रहता है ना, वह क्या करता है, कष्ट झेलता रहता है लेकिन लोगों के सामने उसे प्रकट नहीं करता और सीधा नहीं बताता, वही भावना यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन आंसू जो है ना, इस आंसू के अंदर एक रूप से प्रकृति के साथ तादाद में जोड़ा गया है, इसलिए आप इसको ऐसे भी समझ लेना कि प्रकृति के साथ तादाद में जोड़ने की वजह से इसको हम प्रकृति तादाद में कविता भी मान सकते हैं, काव्य भी मान सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रकृति सौंदर्य के कई दृश्य नजर आते हैं, वो सारे के सारे दिखाए गए हैं। जैसे कि एक जगह कहा भी गया है, इसमें वो कहते हैं, हिलते द्रुमदल कल किस ले देती गलबाही डाली, फूलों का चुम्बन छिड़ती मधुपों की ताने निराली। तो एक तरह से मधुप यानी भंवरे और जो फूल हैं उनको देखते हुए फूलों के एक दूसरे से टकराने की भावना को उन्होंने प्रेमी प्रेमिका की भावनाओं की तरह से मानते हुए इस काव्य की रचना की है। ये किसके बारे में है, जयशंकर प्रसाद की इस रचना के बारे में है। अगला प्रश्न है, पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि। देखिए पंत जी के लिए कई नाम लिए जाते हैं, पंत जी सुकुमार कवि हैं, पंत जी को कुछ लोग प्रकृति का चितेरा कवि कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप देखें तो इसमें कहा जाता है, पंत जी की दो प्रसिद्ध रचनाएं, दो प्रसिद्ध पंक्ति हैं, उनको अधिकतर लोग प्रश्नों में भी देते थे और सीधा प्रश्न यहीं से भी पूछ लेते हैं। तो अगर आपके सामने वो पंक्तियाँ आ जाती तो अलग बात है, नहीं आती तो आपको वो पंक्तियाँ लिखनी चाहिए। जो पंक्तियाँ हैं, जो बाल सहचरी रही तुम्हारे स्वप्न प्रिया, जो कला मुकुट बन गई तुम्हारे हाथों में, तुम स्वप्न धनी हो जिसके बने अमर शिल्पी। इस तरह से कवि ने अपने मन की भावनाओं को शिल्प के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करने का प्रयास किया है। इसमें प्रकृति की काव्य रचना की प्रेरणा दी है और पंत जी का जो प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण था वो बहुत ही अपनत्व भरा हुआ था। इसकी वजह ये थी कि उनका जो पूरा बचपन था वो उत्तराखंड के अंचल में बीता था और उत्तराखंड बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ स्थान है, इसलिए उसमें महत्वपूर्ण भाव आता है। उन्होंने प्रकृति को कई रूप में चित्रित किया था। आपको यही यहाँ पर बताना है कि पठित कविताओं के आधार पर प्रकृति का जो रूप है ना उसका मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन करने का मतलब आप प्रकृति के बारे में बताएंगे कि इसका आलम्बन रूप कौन सा है, इसका उद्दीपन रूप कौन सा है, अलंकारिक रूप कौन सा है, पृष्ठभूमि के रूप में या एक तरह से बैकग्राउंड के अंदर। पृष्ठभूमि का मतलब बैकग्राउंड होता है कि प्रकृति के बीच में आप जाकर बैठते हो तो उस स्थिति में आप क्या क्या अनुभूत करते हो, या प्रकृति के साथ रहस्यात्मकता की भावना कौन सी होती है, उसको यहाँ पर समझाना है। दार्शनिक भावना और मानवीकरण को भी यहाँ पर समझाना है। प्रकृति को कभी उन्होंने नारी रूप में लिया है, कभी प्रेमिका के रूप में लिया है, तो वो भी आपको समझाना है। और इसके साथ साथ उन्होंने कई जगह पर प्रकृति के माध्यम से उपदेश भी देने का प्रयास किया, वो भी आपको यहाँ पर समझाना है, ठीक है। इस तरह से पंत जी का ये महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाता है। अगला प्रश्न है, पंत कृत जो प्रथम रश्मि रचना है उसके अंदर क्या महत्वपूर्ण बात है। इसमें उन्होंने प्रथम रश्मि का मतलब होता है सूर्य की पहली किरण, उसके माध्यम से उन्होंने दो रूप लिए, एक आलम्बन रूप लिया, एक उद्दीपन रूप लिया है, ठीक है ना। उसके साथ साथ इन्होंने अलंकारिक रूप का भी वर्णन किया कि प्रकृति में क्या क्या नए नए अलंकरण उसने धारण कर रखे हैं, उसका इतना सुंदर वर्णन उन्होंने शब्दों के माध्यम से किया है। थोड़ा मानवीकरण उसको दिया है या रहस्यात्मकता की भावना दी है, नारी का रूप दिखाया। यानी ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़ते हुए हैं, लेकिन इसमें तो कवि पंत की विशेषता बतानी और दूसरे में जो प्रश्न है इसमें प्रथम रश्मि जो कविता है उसका जो मूल प्रतिपाद्य है उसको आपको समझाना। मूल प्रतिपाद्य का मतलब ये होता है कि किसी भी रचना के अंदर जो भी महत्वपूर्ण बात आती है ना वो आपको समझानी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास। अब आपको कहोगे सर इतने सारे प्रश्न कैसे हैं, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी बताऊंगा, लेकिन आपके लिए इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि इन सभी को जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मौन निमंत्रण कविता के अंदर जो विचार है उनके बारे में बताना है। मौन निमंत्रण का मतलब ही वैसा होता है कि बिना बोले बिना ही आप अपना निमंत्रण दे रहे हैं। और छायावाद की विशेषता है कि कवि अपने मन के सुख दुख को दूसरों के अंदर दिखाता था, और वही बात यहाँ पर पंत की रचनाओं में भी नजर आती है। ये सुमित्रानंदन पंत की अच्छी रचना है जिसमें छायावाद और रहस्यवाद को उन्होंने मिश्रण करके लिखा है। अपनी कोमल कल्पनाओं के माध्यम से यहाँ पर अपनी रचनाओं को लिखा है। प्रकृति के कई सुंदर दृश्य उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। अपने भावुक मन की जो बातें हैं ना उनको बताने के लिए उन्होंने प्रकृति के कुछ छोटे छोटे बिंब लिए हैं और इसमें लाक्षणिकता के माध्यम से अपनी कोमल और जो भावनाएं हैं, कठोर भावनाएं, उनको अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। और इसके बाद में नेक्स्ट कविता है या नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, हिंदी कविता के संसार के अंदर
जो अज्ञेय हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, उनकी महत्ता को उद्घाटित करता हुआ ये प्रश्न है। और हम सभी जानते हैं कि अज्ञेय का एक पूरा रचना संसार अलग ही था, उन्होंने काव्य जगत के अंदर अपना एक अलग ही निराला स्थान लिया था। यहाँ पर प्रश्न केवल ये है कि शिल्प, प्रतीक और बिंब प्रयोग में अज्ञेय का कोई सानी नहीं था। इसका मतलब यही है कि अज्ञेय ने अपने समय के जितने कवि थे उनसे थोड़ी सी अलग तरह की रचना लिखी थी, और उन्होंने एक तरह से लोगों को समझाने का प्रयास किया था कि जो प्रतीक है वे केवल चांद का मतलब केवल सुंदर चेहरा ही नहीं होता, चांद का मतलब वो रोटी भी होती है जो एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो एक तरह से इन्होंने प्रतीकों को बदलने का प्रयास किया था, बिंबों को बदलने का प्रयास किया था, और जो शिल्प था रचना का, कविता का, उसको बदलने का प्रयास किया था, उसका उन्होंने प्रयोग किया था। और उसके अंदर अज्ञेय का कोई सानी यानी बराबर नहीं था। इसके अंदर अज्ञेय के बारे में आपको अधिक से अधिक समझाना है, उनकी मूल विशेषताएं आपको बतानी है कि वो क्या क्या रचनाएं लिखते थे, कैसी कैसी महत्वपूर्ण बातें वो लिखते थे। बावरा अहेरी, ये भी अज्ञेय की रचना है। बावरा अहेरी जो है वो सूर्य के साथ संबंधित है, जिसमें सूर्य को ये दिखाया गया है कि वो एक अहेरी के रूप में यानी एक शिकारी के रूप में आता है और प्रकृति से उन बूंदों को चुरा लेता है जो बूंदें आसपास बिखरी हुई रहती हैं, और इसके माध्यम से उन्होंने अपने जो रचना संसार है उसका एक नया रूप दिया है। और ये इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शामिल किया है। इस पर साहित्यिक टिप्पणी करनी है। जो टिप्पणी आप कभी भी करें तो उस टिप्पणी के अंदर आपको क्या करना है, अधिकतम 1 से लेकर के 1.5 पृष्ठ में आपको उस अपनी टिप्पणी को समझा देना है सामने वाले व्यक्ति को। और इसमें आपको पहले थोड़ा सा परिचय किसका देना है, अज्ञेय का परिचय देना है, फिर उनकी काव्य संसार का परिचय देना कि वो कैसी रचनाएं लिखते हैं। आपको उनकी कोई कविताएं याद है तो उन कविताओं के बारे में आप 1-2 पंक्तियाँ लिख सकते हो। उसके बाद में बावरा अहेरी जो कविता है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो लिखी हुई है, उस बावरा अहेरी कविता की कोई भी 1-2 पंक्तियाँ लिखते हुए इसे समझाते हुए आप इसका टिप्पणी रूप लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट कविता है मुक्तिबोध की जन जन का चेहरा एक। देखिए मुक्तिबोध बहुत ही विशेष कवि हैं, अगर कवियों के ऊपर प्रश्न आते हैं तो आप इनको अच्छे से कर सकोगे, क्योंकि मुक्तिबोध साधारण कविता के अंदर अपनी रचना को लिखने वाले विशेष व्यक्ति थे, जिन्होंने जनता के बीच का एक जनकवि होने का श्रेय लिया था। एक तरह से इन्होंने इसके अंदर जन जन का चेहरा एक बताया कि हर व्यक्ति उदास है, हर व्यक्ति तकलीफ में है, दुनिया में दिखते लोग अलग अलग तरह से हैं लेकिन उन सभी की भावनाएं एक जैसी हैं। और एक तरह से आप सभी को पता होगा कि जो मुक्तिबोध थे इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर फैंटेसी को महत्व दिया था। फैंटेसी का मतलब होता है काल्पनिकता, और काल्पनिकता भी ये ऐसे करते थे कि उस काल्पनिकता के अंदर लोगों को कठोरता का एहसास होता था। इस्पाती कविता इनकी कही जाती थी, और इनकी इस्पाती कविता की वजह से इन्हें बहुत ही अलग प्रकार का कवि माना जाता है। आज भी इनके मार्क्सवादी चिंतन की वजह से इन्हें याद किया जाता है। ये यथार्थ के ऊपर अपनी कविताएं लिखते थे, और इनकी अंधेरे में जो रचना है वो भी बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। अच्छी कविता है वो भी, आप उसको भी ज़रूर देखना। ठीक है। नेक्स्ट कविता है आपकी धूमिल की जो कविता है मोचीराम। धूमिल की जो बड़ी कविताएं हैं, बड़ी कविताओं के अंदर से एक को शामिल किया जाता है, किसको, मोचीराम को। ये अपने आप में बहुत प्रसिद्ध कविता है। इसमें एक मोची के माध्यम से जीवन के सत्य को दर्शाया गया है कि मोची व्यक्ति होता है, लोगों को वो एक साधारण सा व्यक्ति नजर आता है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर भी कितनी महत्वपूर्ण भावनाएं, इसमें कुछ अलग अलग बिंबों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को समझाने का प्रयास किया गया है। और इसकी मूल संवेदना में यही है कि व्यक्ति इन चीज़ों को समझे कि भाषा कैसी प्रयोग करनी चाहिए, और जो बात लोग कहते हैं किसी व्यक्ति को देख करके उसके चरित्र को निर्धारण नहीं करना चाहिए। इसमें जो कवि रहता है वो भी खड़ा खड़ा उस मोचीराम से बात करता है, और उस मोचीराम से के कहे हुए शब्दों के ऊपर ये पूरी की पूरी कविता बनी है। अगर आप इसे समझेंगे या इसे पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगी। गद्यात्मक कविता के रूप में ये है, लेकिन इसमें साधारण जनता की जो दर्द है उनको दिखाया गया है कि वो किस तरह से कष्टों के बीच में अपना जीवन यापन करते हैं। ये थोड़ी सी अलग प्रकार की रचना है, और इसमें समतावादी दृष्टिकोण की बात कही गई है, और वर्गवादी जो चेतना है उनके बीच में शोषित वर्ग के प्रति जो व्यथा की भावना है शोषित वर्ग के अंदर, उसको कम करने का प्रयास किया गया है। शोषित वर्ग अपने बारे में क्या सोचता है, ठीक है।
और एक तरह से कुछ लोग होते हैं जो दुनिया में आते हैं, काम कराते हैं, सबसे 100 रुपये का दाम देते हैं, 2 रुपये जैसे। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर इसमें व्यंग्य किया गया, कटाक्ष किया गया और ये समझाने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति जितना परिश्रम करता है उसको उतना ही उसका फल मिलना चाहिए, उसके अनुसार उसे क्या देना चाहिए, फल देना चाहिए, ताकि उनका शोषण न हो। साथ में इसमें परिश्रम के सौंदर्य की बात कही गई है, एक आम व्यक्ति के विचारों के सौंदर्य की बात कही गई है। ठीक है ना, ये एक मोचीराम कविता है और यही इसकी मूल संवेदना है। देखिए, जब मूल संवेदना का प्रश्न आता है ना, तो उस कविता के मूल सारांश पर आप चले जाना कि इस कविता की थीम क्या है, उसी के इर्द गिर्द आपको अपने प्रश्न को रखना है या उसके उत्तर को आपको वहीं पर रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी गजल के सामाजिक संदर्भों में दुष्यंत कुमार मील के पत्थर माने जाते हैं। अब दुष्यंत कुमार जो है वो अपने आप में विशेष कवि हैं। आपने इनकी कविता सुनी होगी, मैंने भी अपने वीडियो में डाल रखी है दुष्यंत कुमार की कविता, और दूसरी और भी वीडियो आने वाली है जिसमें उनकी कुछ और रचनाएं भी मैं आपको सहस्वर गायन करके सुनाऊंगा। और इनकी जो रचना हो गई है पीर पर्वत सी, बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। और इसमें मील के पत्थर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसने कुछ बड़े डिसीजन किए होते हैं। इसी रूप में इनकी जो रचना है वो मानी जाती है। और गज़ल गायकी जो है, उसमें गज़ल के अंदर एक तरह से देखा जाए तो उर्दू भाषा को महत्व दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे सामने गज़ल के अंदर दुष्यंत कुमार हिंदी काव्य संसार के अंदर बड़े माने जाते हैं। उनकी जैसी कविताएं, उनके जैसे सरस कविताएं साधारण जनता के बीच की जो गज़लें हैं वो बहुत कम लोगों ने लिखने का प्रयास किया है और वो वैसे ही सफल नहीं हुए हैं, लेकिन दुष्यंत कुमार उन सबसे अन्यतम हैं, वो सबसे विशेष माने जाते हैं क्योंकि उनका भाव पक्ष भी बड़ा मजबूत है और एक तरह से आस्था और कर्मठता उनके कविताओं के अंदर मिलती है। व्यापक काव्य चेतना वाले कवि माने जाते हैं और जो निष्क्रिय जनता की जो आसपास जो व्यवस्था है, सत्ता की जो निष्क्रिय व्यवस्था है, उसके ऊपर उन्होंने व्यंग्य करने का प्रयास किया है और अपने आसपास के जनजीवन का उन्होंने यथार्थ चित्रण करने का प्रयास किया है। अगर कला पक्ष में अगर इनको देखें तो इनका भाषा बहुत ही सुंदर है, प्रत्येक विधान इन्होंने बहुत अच्छे लिए, अच्छे अच्छे बिंबों को प्रयोग किया है और अलंकार भी उन्होंने अच्छी रूप में प्रयोग किए हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मालवीकरण अलंकारों को इन्होंने अच्छे से प्रयोग किया है। इनकी जो छंद शैली है वह मुक्तक काव्य की है और मुक्तक छंद शैली जो है गजल, गीत और जो मुक्तक छंद है वो अलग तरह से गाए जाते हैं। इसी रूप में इनकी रचनाएं मानी जाती हैं और इन्होंने सही अर्थों में हिंदी गज़ल को सबसे ऊंचा नाम दिया था। एक फिराक गोरखपुरी की गज़लें आती हैं और दूसरी दुष्यंत कुमार की गज़ल मानी जाती है, इसलिए दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे सामने दुष्यंत कुमार है तो आप इसके बारे में समझ सकते हैं और इन्होंने अपनी गज़लों में आम जनता के जो दुख दर्द है उनको बताने का प्रयास किया है और जो आसपास की विद्रूप व्यवस्था है या जो बेकार व्यवस्था है उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है और उसे बदलने का प्रयास करने के लिए वो बार बार कहते हैं कि मैं एक तरह से समाज में बदलाव लाना चाहता हूँ, कि समाज के अंदर केवल उठापटक करना या शोर शराबा करना मेरी इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोग पूरी तरह से बदलने का प्रयास करें। अगले जो प्रश्न है वो है, छायावाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता बताइए। तो हम सभी जानते हैं कि छायावाद 1918 से लेकर 1936 के लगभग जो काल चला था उसको हम छायावाद के नाम से जानते हैं। इसकी 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। जो महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं उनके अंदर से एक तो धूमिल की ये मोचीराम है, दुष्यंत कुमार की रचना है और ये छायावाद वाला प्रश्न है ना, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न माना जाता है क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है, इसको आप आसानी से समझ जाएंगे। निराला है, पंत है, प्रसाद है और महादेवी वर्मा, इन चारों स्तंभों के ऊपर इस काव्य को आप बता सकते हैं कि इसकी प्रवृत्ति क्या थी, विषय के आधार पर इसकी विशेषताएं क्या थी। यानी इसमें नारी सौंदर्य को महत्व दिया गया था, लेकिन नारी को केवल उपभोग की वस्तु नहीं मानकर आदर्श वस्तु माना गया था, आदर्श माना गया था। प्रेम का चित्रण किया गया है इसमें और प्रकृति के सौंदर्य का भी चित्रण किया गया है, प्रेम की अभिव्यंजना की गई, इसमें अलौकिक रूप और रहस्यात्मकता को दिखाया गया है। यानी एक तरह से बहुत सारे लोगों ने ये परिभाषा सुनी होगी कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो वैसा ही यहाँ पर किसके बारे में माना जाता है, स्थूल यानी भौतिक संसार और सूक्ष्म का मतलब होता है प्रेम तत्व है। तो यहाँ पर स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किया गया है, यानी यहाँ पर प्रेम का काव्य लिखा गया है। रहस्यवाद यहाँ पर मिलेगा आपको और इसमें कवि ने अपनी रचनाओं के अंदर अच्छे विचार रखे हैं। विचारगत प्रवृत्ति जो है इनके अंदर, उन्होंने अद्वैतवाद को रखा है, किसी ने कुछ रखा है। एक तरह से देखा जाए तो सभी अपने अपने कविताओं के माध्यम से
अलग बातें लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। और इसमें जो शैली है वो भी क्या है, संगीतात्मकता से भरी हुई, संक्षिप्तता और कोमलता से भरी हुई है। सभी कवियों ने वैयक्तिक भावनाओं को ही दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। इस तरह से छायावाद के अंदर है ना, कवियों ने अपने मन की भावनाओं को क्या किया है, दूसरों के अंदर दर्शाने का या प्रकृति में दर्शाने का प्रयास किया है। इस छायावाद को समझाते हुए आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखा जाए तो प्रगतिवादी कवियों की कविता का मूल स्वर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था। और राष्ट्रीय भावना जो है वो एक तरह से होती है जागरूकता की भावना है, राष्ट्र के प्रति चेतना की भावना है कि जनता का पैसा है, जनता तक पहुंचना चाहिए और वो दूसरे लोगों तक पहुंचना चाहिए, उसके अंदर वर्ग चेतना आनी चाहिए, सामाजिक जो विषमता है उसको दूर करना चाहिए। रूढ़ियों का विरोध इन कवियों ने किया था। पूंजीवादी शोषक जो वर्ग है उसके प्रति इनके मन में क्रोध की भावना थी। और एक तरह से इन्हीं कवियों ने, प्रगतिवादी कवियों ने क्या किया था, नए बिंब, नए विधान लिए थे। नवीन क्रांति का स्वर इनकी रचनाओं में था, इसलिए इनकी कविता को प्रयोगवादी कविता कहा गया था। इन्होंने काव्य के अंदर सौंदर्य के स्थान पर या दिखावा के पसंदगी के स्थान पर क्या किया था, मानवता को स्थापना की थी और बताया था कि जनता के बीच में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को एक आम जनजीवन के प्रति थोड़ा सा क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। और यही इनकी कविता का मूल भाव था। और प्रगतिवाद के बाद में जो अगला वाद चलता है वो होता है प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद जो है, प्रयोगवाद के अंदर प्रमुख प्रवृत्तियों का, प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए इस काल के दो प्रमुख रचनाकार या उन कवियों के बारे में हमें बताना है। तो प्रयोगवादी जो काव्य है उसके अंदर एक तरह से हमें नए नए प्रयोग मिलते हैं। और आप सभी जानते हैं कि ने प्रयोगवाद के अंदर ही प्रयोग करते हुए उन्होंने तार सप्तक का शुभारंभ किया था, जिसके अंदर वो कहते हैं कि ये नई राहों के अन्वेषी हैं। आगे की ये पंक्ति आती है, अगर प्रश्न ये आ जाए कि ये कौन सी नई राहों के अन्वेषी है, इनके ये किस काल के बारे में कहा जाता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो वहाँ पर आपको समझना है। यह प्रयोगवाद के ऊपर प्रश्न किया गया है। तो प्रयोगवाद की विशेषता क्या है कि ये नए युग के सत्य के खोजी माने जाते हैं। इन्होंने इनके बारे में कहा गया कि ये सत्य के खोजी हैं, नई तरह से खोज करते हैं, साधारण है लेकिन विशेष हैं ये अपने आप में। इन्होंने रस की दृष्टि से अपने आप को विशेष माना था और बौद्धिकता के अंदर भी ये कुछ खास थे। इन्होंने बुद्धि को अलग तरह से प्रयोग किया था। परंपरा का निर्वाह तो करना है लेकिन कौन सी परंपराएं माननी है ये इनके ऊपर है। और इन्होंने परंपराओं को उसी रूप में नहीं माना जो जैसी दिखाई गई है। एक तरह से इन्होंने बुद्धि को अधिक महत्व दिया है और जो साधारण जनता है या जो आम जनता है, जिसमें छोटा आदमी है, लघु मानव है, उस लघु मानव की चेतना को इसमें महत्व दिया गया है। अगर प्रश्न बदल कर आता तो इसका प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि लघु मानव को महत्व देने वाला काव्य कौन सा है, उसके बारे में कुछ समझाइए। तो वो कौन सा होगा? प्रयोगवाद होगा, जिसमें साधारण जनता के जो छोटे छोटे काम हैं उनको महान, सुंदर और जीवन के शिल्प के रूप में दिखाया गया है। और ये बताने का प्रयास किया गया है कि छोटे छोटे काम करने वाला व्यक्ति भी बड़े महान होता है। इसी के ऊपर कविता है, एक निराला की कविता है। माना जाता है कि प्रयोगवाद का शुभारंभ है जो निराला की कविता थी गरम पकौड़ी, उससे मानी जाती है। उसके अंदर पकौड़ी जैसे एक साधारण सी भोजन की भोज्य वस्तु के ऊपर उन्होंने काव्य बना दिया था। किसी ने क्रोशिया के ऊपर, किसी ने हास्या के ऊपर, किसी ने चूड़ी के टुकड़े के ऊपर एक तरह से कविता बना दी थी। इस तरह से इन कवियों ने नए प्रयोग किए थे। ये मनोविश्लेषण करते थे। मनोविश्लेषण का मतलब ये होता है कि मन का विश्लेषण करते थे। मन का विश्लेषण का मतलब आप समझ लेना कि इन कवियों ने सामने दिखने वाली चीज़ों को नहीं, व्यक्ति के अंदर बीतने वाली जितनी भी घटनाएं ना उन्हीं को इंगित करते हुए अपना काव्य संसार रचा था। और वह चित्र प्रदर्शन था, यानी एक साधारण बात को भी ये विचित्र ढंग से रखते थे। ठीक है ना। ये अपनी काव्य को कुछ अलग तरह से कहते हैं। देखिए, अज्ञे ने एक अपनी रचना लिखी थी जिसमें वो कहते हैं, अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो क्या होता, तोता होता, तोता होता, तो ताता ताता होता 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 होता। देखिए, ये साधारण रूप में अगर आप सुनेंगे तो आपको एक काव्य का कोई विशेष महत्व नहीं नजर आएगा। ऐसे लगेगा ये छोटे से बच्चे की कोई कविता है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने हो और ताता शब्द का ही केवल प्रयोग किया है और पूरी कविता को इन्होंने लिख दिया है। ठीक है ना। किरातार्जुनीयम जो एक महाकाव्य माना जाता है संस्कृत के अंदर, उसके अंदर एक ननानुनन्नम, एक तरह से नए नए वर्ण का इतनी बार आवृत्ति का प्रयोग किया गया है कि साधारण लोगों को वो केवल नए ना ही नजर आता है, लेकिन उसका एक बहुत गहन अर्थ निकल करके संस्कृत कवियों के लिए आता है। इसी तरह से इन्होंने भी काव्य में नए प्रयोग किए थे। इनकी रचनाओं में विद्रोह की भावना मिलती है। साधारण बात को साधारण तरीके से नहीं, अलग तरीके से कहते हैं। भाषा भी थोड़ी बदली हुई सी है और नए प्रतीकों का इन्होंने प्रयोग किया है, नए नए उपमान लिए हैं और अपने काव्य संसार को प्रयोगवादी एक प्रयोगशाला के रूप में दूसरों के सामने प्रकट किया है। और यही इनका नया शिल्प विधान था जो इनको सबसे अलग करता है। इनके बारे में
कई महान व्यक्तियों ने कहा है कि ये विषय वस्तु के क्षेत्र में क्रांति इन्होंने की थी और अवचेतन मन की जो सामग्री है उसको प्रस्तुत करते हुए अपने मन की कुंठा या अपने मन की जो भावनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको सामाजिक विचारों के साथ साथ निर्द्वंद रूप से अभिव्यक्त करने का प्रयास किसमें किया गया था? प्रयोगवादी काव्य में किया गया था। तो आप इसको समझ जाना अच्छे से। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको ये कम समय में अच्छे से अच्छी जानकारी दे सकूं। हो सकता है कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए अगर आपको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है, इतना मैंने जो प्रयास किया, अगर आप इसे सार्थक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है नई कविता के ऊपर। नई कविता की पृष्ठभूमि के बारे में बताना है कि पृष्ठभूमि क्या थी, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताना है कि क्या प्रवृत्ति थी। तो नई कविता के बारे में अगर हम बात करें तो जो प्रयोगवादी कविता जिसमें मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और शकुंतला माथुर ऐसे व्यक्ति आते हैं। इन्होंने रचना के ढंग से लिखा, ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी, सीधी सरल भाषा में अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त कर दिया था, जिस वजह से लोगों का एक नया वर्ग उत्पन्न हो रहा था और वो उनको ऐसी ही रचनाएं पसंद आ रही थी जो सीधी सरल हो, जिनमें ज़्यादा कठिनता नहीं हो। इसलिए लोगों ने इसको पसंद किया और इस काव्य की तरफ वो मुड़ गए और उन्होंने इसमें क्या देखा, वो क्या क्या विशेषता थी। पहली विशेषता थी कि ये जो व्यक्ति होते थे इनकी कविताएं नवीन विषय की ओर और भावबोध की ओर होती थी। यानी अब तक जो बात नहीं लिखी गई उसके ऊपर वो लिखते थे। वो क्या कहते हैं, रफू किया हुआ उसका स्वेटर 3 सर्दियाँ देख चुका है। देखो, रफू किया हुआ उसका स्वेटर 3 सर्दियाँ गुजार चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई गरीब व्यक्ति है जो अपना जीवन जैसे तैसे बिता रहा है और कहीं से उसे स्वेटर मिला था या उसका खुद का था, वो पुराना हो गया लेकिन फटा हुआ है, उसको सी दिया गया, उसने उसे फेंका नहीं है और उसी से वो अपना काम निकाल रहा है। यानी कम पूंजी के अंदर या अभावों के अंदर जीवन कैसे जिया जाता है, वो इस नई कविता की विशेषता है। इन्होंने आम जनता के बीच में जैसी जीवन वो जीते हैं उसको वैसा का वैसा अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। उसको ज़्यादा सुंदर बनाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसके जो अभाव हैं उसको ही सौंदर्य के रूप में प्रकट किया है। और नारी पुरुष का जो असली रूप है वो इसमें दिखाया गया कि यानी नारी पुरुष के बारे में क्या सोचती है, पुरुष नारी के बारे में क्या सोचता है, उनको बाहरी आवरणों से मुक्त करके उन्होंने असलियत में स्त्री और पुरुष के संबंधों के बारे में रखाया है। और वो बार बार कहते हैं कि देखिए इसमें जैसे एक नारी कहती है अपने बारे के अंदर, मैं डरी डरी सी चले नहीं जाना बालम, बेले के पहले ये कलियां खिल जाने दो, इस नीम की ओट के ऊपर उठने दो चंदा, घर के आंगन में तनिक रोशनी आने दो, कर लेने दो तो मुझको बंद कपाट जरा, कमरे के दीपक को पहले सो जाने दो, चले नहीं जाना बालम, मैं डरी डरी सी चले नहीं जाना। तो एक तरह से ये कविता वो है जिसमें एक स्त्री को, जैसे उसका नाम स्त्री के बारे में कहा जाता है अबला, तो उसको अबला रूप में दिखाया गया, पुरुष को बलशाली तो बलशाली के रूप में दिखाया गया। वो कहता है तोड़ दूंगा मैं आज तुम्हारा अभिमान, तुम हंसो कह दो कि अब उत्सर्ग वर्जित है। तो इस तरह से पुरुष के अंदर अभिमान वाली भावना जो थी उसको स्पष्ट रूप से वैसा का वैसा दिखाया है, असलियत दिखाई है। और स्त्री के अंदर जो एक तरह से थोड़ी असहायता की भावना होती है उसको दिखाने का प्रयास किया है। और इन्होंने काव्य के अंदर जो असली स्त्री और पुरुष के बीच में जो वासना या कामना होती है एक दूसरे के आकर्षण के प्रति, उसको भी दिखाने का प्रयास किया गया है। जीवन के अंदर जितनी भी निराशा, कुंठा या निरर्थकता या उदासी है उनको भी उन्होंने उसी रूप में दिखाने का प्रयास किया है। वे ये नहीं कहते कि घर में भोजन नहीं, और वो कहते कि चलो कल्पना करते हैं हम अच्छे 5 स्टार होटल में भोजन करते हैं, बल्कि उन्होंने जीवन के असली अंगों को देखा है और उस भूख, उस विडंबना को, उस कुंठा को उन्होंने अपने जीवन में जिया है, वैसे ही उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने क्या किया है, वर्तमान के साथ इन्होंने असली संबंध जोड़ा है, न भूतकाल में जीवन जिया है, न भविष्य के प्रति कपोल कल्पनाएं की हैं, बल्कि असली जिंदगी यानी जो आज का समय है, वर्तमान है, उस वर्तमान में क्या हो रहा है उसी को दिखाने का प्रयास किया है। और वो कहते हैं आओ हम उस अतीत को भूले और आज की अपनी रग रग में अंतर को छू ले। यानी हम कल्पनाओं को भूल जाएं, अतीत को भूल जाएं, बीते हुए कल को भूल जाएं और अपने आज को याद करें, इस क्षण के अंदर जिए और ये जो क्षण है कहीं चले ना जाए, इसलिए इसको अभी हम अच्छी तरह से अनुभव कर ले। इन्होंने अहम का एक तरह से ख्यालीपन है वो दूसरों के सामने रखा है कि अहम या ईगो जिसको हम कह सकते हैं वो किस तरह का होता है और लोगों के साथ उसके क्या क्या जीवन में विडंबनाएं आती हैं, उन सभी को दिखाने का प्रयास इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। अंतिम प्रश्न है भारतेंदु कालीन साहित्य की प्रमुख काव्यगत विशेषताओं के बारे में प्रकाश डालना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1885 के अंदर
जिनकी मृत्यु हो गई थी 1850 में, जो जन्मे थे और जिन्होंने हिंदी साहित्य को इतना कुछ दिया। आज हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ऐसा लगता है हिंदी साहित्य के अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही अगर इनकी शुरुआत नहीं की होती तो आज हमारे पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती। इस तरह से देखा जाए तो वीडियो आपका बहुत लंबा हो गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत काम आएगा। अगर ये आपको किसी भी तरह से काम आता है तो इस 30 मिनट के वीडियो को आप पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ कीजिए, बार बार इसको देखिए, अच्छे से समझिए, और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरी मेहनत कहाँ तक सफल होती है ये तो आप परीक्षा देकर बाद में ही बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करके जरूर जाना, और आपके लिए एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं सेकंड जो आपका पेपर है उसको भी समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप बने रहते हैं मेरे साथ तो आपको उससे लाभ होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।